हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढालों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ठीक है, ऐसा किस में लिखा गया? ऐसा अथर्ववेद में भूमि सूक्त में लिखा गया है। ठीक है, पृथ्वी के लिए स्रोत से। ठीक है, देखिए आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्रत्येक स्थल के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं। देखिए, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय। ठीक है, कि अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। आप इस रास्ते में अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थलरूप लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें हमें कितने प्रकार की जो हमारे स्थलों पर कितने प्रकार के स्थलरूप पाए जाते हैं, वो 3 प्रकार के स्थलरूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हमारा स्थल रूप यानी कि पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, यानी देखिए जो पृथ्वी का जो स्थल रूप है, इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हम बात करते हैं पर्वत कि पर्वत क्या है। तो यानी कि जो पर्वत हैं, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढालान और संकरे चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी कि हम पर्वत किसे कहते हैं कि पर्वत जो आसपास की भूमि होती है ना, उससे जो उनकी ऊंचाई होती है वो बहुत अधिक ऊंची होती है और इनका जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो इनका चौड़ा आधार होता है। ठीक है, और इनकी जो चढ़ाई होती है यानी कि ये खड़ी ढलान की होती है और इनकी चोटी कैसी होती है? संकरी चोटी इनकी होती है। ठीक है, कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में, देखो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें स्थल के 3 रूप दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि पृष्ठभूमि देखो आप पर्वत इनमें से 2 हिमाचल दिखाया गया है, बाईं ओर एक पठार और आगे एक मैदान जहाँ पर्वतों से आती नदियाँ। देखिए जहाँ से पर्वतों से नदियाँ आ रही, मैदान है। ठीक है, फिर आपके पठार हैं। ठीक है, और ये आपके पर्वत हैं। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाइयों पर भी हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटे पहाड़िया हिल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये रखा है कि वर्षण क्या है, यानी कि वर्षण वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना। ठीक है, वर्षा, हिमपात और ओला गिरना, ये क्या कहलाते हैं? वर्षण के सामान्य रूप है। यानी कि वर्षण की भूमि से जो पानी है, ठीक है, यानी कि जल का जो पानी का किसी भी रूप में गिरना, चाहे वो आपकी बारिश हो, आपकी हिम हो या ओले गिरना, सब क्या है? ये वर्षण के सामान्य रूप हैं। ठीक है, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला
पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ठीक है, देखो ये हमें दिखा रखा है विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र। ठीक है, विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3 है, ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्ष ऊंचाइयों का दृश्य देने के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, एवरेस्ट श्रृंगार नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला दी सबसे ऊंची चोटी शिखर है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अकोकागुआ ग्रीष्मरंग है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो ग्रीष्मरंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लांकशिग्रम आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुडी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा ग्रीष्मरंग है, यानी कि देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वह हमारी अनाईमुडी। ठीक है, हिमालय जैसे ऊंची और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल में निर्मित युवा पर्वत हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोलाकार की हो गई है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। ठीक है, आप इन प्रक्रियाओं के कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, अब है पर्वतीय परिवेश। पर्वतों के ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि जो पर्वतीय वन कौन कौन से, तो पर्वतीय जो वन है वो कौन कौन से वृक्ष उसमें पाए जाते हैं, तो इसमें आपका पाइन, चीड़, स्प्रूस, देवदार और ये क्या है, ये पर्वतों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास यानी मास्काई और लाइकेन उग आते हैं। ठीक है, देखो ये इनमें पाए जाने वाले पक्षी हैं। ठीक है, पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन घुमंतू बाज, कैनेडियन लिक्स हिमतेंदुआ, आइबेक्स जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्वतों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे ध्यान रखें कि हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है। ठीक है, यानी कि हिमालय से जो नदी निकलती है सबसे बड़ी नदी कौन सी, वो है हमारी गंगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसे गैजेस भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ, इनमें से कुछ यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। अन्य नदियाँ जैसे सोन, गंगा के मैदान दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी भारत में सीढ़ीदार या वेदिका कृषि। हम बात करते हैं पर्वतीय जीवन की। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान भूमि की को काटकर सीढ़ीनुमा उस पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए पर्वतों में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो यानी कि यहाँ पे वेदिका फार्म है जिसको हम कहते हैं वेदिका कृषि कहते हैं, कि वहाँ पे ढलान बना के तो सीढ़ी नुमा वहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, पर्यटन पर्वतों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। ठीक है, पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं। ठीक है,
परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, अतः इनमें से संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। देखिए सभी लोग बहुत ज़्यादातर पर्वतों पे पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, सभी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा जाने से क्या होता है, जो वहाँ का जो पर्यावरण है, ठीक है, उस पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। ठीक है, देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखें कि बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में पर्वतारोहण आरंभ किया था। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट ग्रीष्म पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, यानी कि पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी थी, ये चढ़ी थी 1984 में। उसके लिए उन्हें 1984 में, ठीक है, पद्म भूषण, पद्मश्री और 2019 में उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखो अरुणिमा सिन्हा जब ये 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट ग्रीष्म पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसिंग ग्रीष्म सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। ठीक है, इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हम बात करते हैं पठार। ठीक है, पठार क्या है, देखिए पठार एक ऐसी स्थलाकृति जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्राय इसकी सतह चपटी होती है। ठीक है, इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण है, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो हमारा तिब्बत का पठार। ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से अधिक लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ठीक है, देखिए ध्यान रखने में है कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर है। ठीक है, जिसके वजह से विश्व की छत का नाम दिया जाता है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि विश्व की छत किसे कहते हैं, तो विश्व की छत बोलते हैं पामीर के पठार को या तिब्बत के पठार को। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना। ठीक है, मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। ठीक है, देखिए पर्वतों की तरह पठारों में भी खनिजों का प्रचुर मात्रा में जवाब देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडारगृह भी कहा जाता है। यानी कि खनिजों का भंडारगृह किन्हें कहा जाता है, तो पठारों को खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो खनिज हैं बहुत ज़्यादा देखने को लिए मिलते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका में का सोने का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार। यानी कि भारत का जो छोटा नागपुर है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें लोहा पाया जाता है, कोयला और मैग्नीज। ठीक है, और जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पे सोना और हीरे की खान के लिए जो पूर्वी अफ्रीका है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। अगला भाग देखिए, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ है क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठार में अनेक जल आकर्षण जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात। ठीक है, ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि चेरापूंजी पठार से गिरता हुआ नहकालिकाई जलप्रपात। अब हम बात करते हैं मैदान ऐसी स्थल आकृति होती है जिसका विस्तार सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कई पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यानी कि जो मैदान है, मैदानों का निर्माण किससे होता है, मैदानों का निर्माण होता है जो नदियों की बाढ़ से जो निर्मित जो मिट्टी होती है उससे जो समतल भूमि है उसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ नदियाँ रेत चट्टानों के कणों
और गाद को एकत्रित करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। यानी कि तलछट किसे कहते हैं, यानी कि नदियों के द्वारा जो लाया गया रेत होता है, ठीक है, चट्टानों के कण होते हैं, और गाद जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें तलछट कहा जाता है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों के लिए को उपजाऊ बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो विश्व मानचित्र कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पठारों मैदानों को दर्शाता है। देखो ये हमारा अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी है, ठीक है, और इसमें हमारा एंडीज पर्वत है, ये रहा, ठीक। ये हमारा ऊपर ये रॉकीज पर्वत है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भारत का मैप है, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये यहाँ पे ये नील नदी है, ये हमारा यहाँ पे ये ऊपर भारत के ऊपर तिब्बत का पठार है, ठीक है। ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये हमारा यूराल पर्वत है, ठीक है। इधर हमारा ये हिमालय है और इधर ये हमारी यांगसी नदी है, ठीक है। हम बात करते हैं मैदानी जीवन। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है, ठीक है। यानी कि विश्व की अधिकतर जो जनसंख्या कहाँ रहती है वो मैदानी भागों में रहती है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं आपकी, कपास है, जूट है और सन, ठीक है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेती सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण, ठीक है। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी से स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए गंगा नदी में नौका परिवहन, ठीक है। इस अध्याय में हमने पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्राय कुछ और स्थल रूपों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप है मरुस्थल। यदाकदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य ठंडे मरुस्थल हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल, ठीक है। कुछ विशेष अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहाँ से जाने वाले लोग मरुस्थल गए और सुनाए जाने वाले लोक गीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वे हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। इस देखिए आगे बढ़ने से पहले
कि देखिए जो स्थल के रूप कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा? पर्वत, पठार और मैदान। यानी कि स्थल के कितने रूप हैं? 3, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि देखिए आप स्थल रूप, जो पर्वत है वहाँ का विशेषताएं अलग हैं और वहाँ का पर्यावरण अलग है। जो पठार है उसकी विशेषताएं अलग है और पर्यावरण अलग है। जो मैदान है उसकी विशेषताएं अलग है और पर्यावरण अलग है। ठीक है, तो ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी भूमि का जो भी रूप है, यानी स्थल के जितने भी रूप हैं वो अपने आप में उनकी सबकी अपनी विशेष चुनौतियां हैं, उनकी विशेषताएं, और वो चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रदान करता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में बस इतना ही। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और प्लीज़ आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें जिससे उन बच्चों को भी और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।